बच्चों, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो आप लोग बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बोलते हो ना, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है। 99% ऑफ द स्टूडेंट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बहुत कुछ अच्छे से जानते हैं। ठीक है, मेरे इस पर्टिकुलर हैंडआउट में या आपको तो पीडीएफ में जहां कहीं भी मिले, इसमें जितना भी थ्योरी लिखा हुआ है वो आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, मैं कहां से स्टार्ट करता हूं आप देखोगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि जबरदस्ती पुरानी पुरानी बातों सबको रिपीट करके कोई सेंस नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो सारी बातें आपके सामने रिपीट करता हूं। ठीक है, या वो सारी बातें मैं आपको पढ़ाता हूं जो एकदम छोटे बच्चे भी जानते हैं, क्लास 10, 11, 12 में भी, वो सारा बात हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। ओके, और जिनको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है वो बुक से मेरा जो थ्योरी है उसको पढ़ लीजिएगा, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा। देखो, बिल्स रिसीवेबल नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक बार के लिए अकोमोडेशन बिल को साइड में रखते हैं। क्या होता है अकोमोडेशन बिल, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। मान लीजिए मिस्टर ए एक बंदा है, उसने कुछ गुड्स बेचा टू मिस्टर बी, वो एक और बंदा है, और गुड्स है मान लीजिए 1000 रुपए की। ए सोल्ड गुड्स टू बी 1000 रुपीज। बी ए को पैसा देगा 1000 रुपया। ये सेल क्रेडिट सेल है। अगर कैश सेल हो ना बेटा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई मतलब नहीं है। ये सेल क्रेडिट सेल है। B is the debtor of A is a creditor of B, because A is the seller, B is the buyer, B has to pay. अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्टोरी कैसे आया कि A ने B को बोला मैं एक बिल ड्रॉ करता हूं, माने बनाता हूं, ड्राइंग जिसको बोलते हो, मैं एक बिल ड्रॉ करता हूं, तुमको दे रहा हूं, तुम एक्सेप्ट कर लो। और मान लो बिल ड्रॉ करके बिल एक्सेप्ट हो गया। किसने ड्रॉ किया बिल, बोलना है बच्चों, किसने ड्रॉ किया? ए ने। किसने एक्सेप्ट किया? बी ने। कुछ इस तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। ये देखिए फोटो में, चेक के जैसा, चेकबुक में जो चेक होता है उसके जैसा। ऐसे चेक में भी भाषण नहीं लिखा हुआ रहता है क्या? उस तरह टू बी एक्सेप्टेड, जिसको एक्सेप्ट करना वो साइन कर लिया। मेरे यहां पे बी ने एक्सेप्ट किया, बी ने साइन कर दिया। अब बी साइन करके वो बिल ए को दे देता है, बिल ए के पास रहता है। तो इसका मतलब हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर बिल ए के पास है, उसी बिल को ए बोलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लहजे में। ऐसे तो दोनों ही बिल बोलेंगे, ए भी बोलेगा बिल है, बी भी बोलेगा बिल है। ठीक है, लेकिन बुक्स के लहजे से उसी बिल को ए बोलेगा बिल्स रिसीवेबल, बी बोलेगा बिल्स पेएबल। बी बोलेगा आई एक्सेप्टेड द बिल, ए बोलेगा आई रिसीव्ड द बिल, या आई ड्रू द बिल। सर ये है क्या? कुछ नहीं, एक प्रॉमिस है कि भाई फलाना फलाना डेट में बी ए को 1000 रुपया दे देगा। फलाना फलाना डेट में बी ए को 1000 रुपया दे देगा, ये प्रॉमिस है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज जस्ट ए प्रॉमिस बाय द एक्सेप्टर टू पे एक्स अमाउंट टू द ड्रॉवर एट ए पर्टिकुलर डेट। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है स्टोरी इसका। अब इसमें होता क्या है बच्चों, इसका एडवांटेज क्या है कि अगर एक पेपर साइन किया हुआ हो ए के पास बी का, तो एक तो ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि भाई हाँ ए पाता है बी से पैसा। दूसरा, उस बिल को बैंक से डिस्काउंट किया जा सकता है, उसका एक इतना बड़ा ऑथेंटिसिटी है। एक अपने यहाँ पे वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके अंदर ना इस चीज को ऑथेंटिसिटी मिला हुआ है। तो बैंक से डिस्काउंट भी कराया जा सकता है, बैंक भी मानता है उस बिल को। तो बड़ी चीज है ऐसे देखो तो अब ये स्टोरी क्या है कि जैसे मैं अगर ए का बात करूं तो ए ने बी को माल, सिर्फ ए का बात करूंगा अभी, ए ने बी को माल बेचा, माल बेचने का नॉर्मल एंट्री क्या होता है, डेटर अकाउंट डेबिट, ये डेटर है बी,
डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैं ए का बुक्स का बात कर रहा हूं, सिर्फ ए पे फोकस करना। यहां बिल ऑफ एक्सचेंज है, कोई स्टोरी नहीं है, बचपन का स्टोरी है, डेटर टू सेल्स, आप इसको डेटर लिख दो। अब जब बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, ए को बिल मिल गया, तो ए बोलेगा हमको बिल मिल गया, तो लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब आप यहां इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनिए। यहां पे डेटर लिखा हुआ था, अब यहां डेटर खत्म, डेटर बुक से उड़ गया, पैसा मिला नहीं, खाली कागज का टुकड़ा मिला है। तो कागज के टुकड़े के बेसिस पे डेटर बैलेंस शीट से गायब। उसकी जगह लेकिन एक दूसरी एसेट खड़ी हो गई, बिल्स रिसीवेबल। आपने देखा होगा डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल दोनों को ही ट्रेड रिसीवेबल बोला जाता है। डेटर और बिल्स रिसीवेबल को फर्क की नजर से देखा ही नहीं जाता। कागज का टुकड़ा साइन करके दे दिए तो बिल्स रिसीवेबल बन गया, नहीं दिए तो डेटर पड़ा है, पैसा तो वही देना है 3 महीना बाद। इतना सा फर्क है बच्चों। बस उसके साथ क्या है कि बिल्स रिसीवेबल होने से बैंक से डिस्काउंट करा सकते हो, इंडोर्स कर सकते हो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ऑथेंटिसिटी है उस चीज का, उसका एक एग्जिस्टेंस है। तो मान लो उसने एंट्री मार दी बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स, अब उसकी बैलेंस शीट से डेटर गायब हो गया लेकिन बिल्स रिसीवेबल आ गया। तो प्रॉमिस है, ए के पास ये प्रॉमिस है बी के द्वारा किया गया कि बी ए को एक्स डेट के बाद इतना रुपया दे देगा, 1000 रुपया। अब इसके बाद 3 सिचुएशन आएगी, मैं एक ही बुक्स की बात कर रहा हूं। सिचुएशन नंबर 1, बी पैसा दे दिया, ड्यू डेट में बी पैसा दे दिया। सोचो क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, असेट खत्म, बिल्स रिसीवेबल नाम का असेट खत्म। आप बोलेंगे सर कैश टू डेटर, डेटर तो पहले ही खत्म हो गया, तो कैश टू डेटर कैसे होगा, अब तो असेट का नाम बीआर है, तो कैश टू बीआर होगा। द एंड। दूसरा स्टोरी क्या हो सकता है, बी डिसऑनर कर दिया। क्या मतलब होता है सर डिसऑनर करने का? डिसऑनर करने का मतलब होता है पैसा देने से मना कर दिया। ड्यू डेट के वक्त ए ने अपना स्टाफ भेजा बी के पास, तो बी बोला नहीं हम तो पैसा नहीं देंगे, जाओ डुबा दिए, या फोन नहीं उठा रहा, बात नहीं कर रहा, ऐसे देख नहीं रहा, कुछ भी डिसऑनर कर दिया। तो अगर डिसऑनर कर दिया तो आप बिल्स रिसीवेबल नाम की एसेट को खत्म कर दीजिए, बिकॉज इसका ड्यू डेट खत्म हो गया, खत्म कर दीजिए। डेटर वापस से खड़ा कर दीजिए, डेटर्स बोल दो, बी बोल दो, टू बिल्स रिसीवेबल। तो जो ये एंट्री नहीं आई थी क्या बी आर टू डेटर, उसको उल्टा कर दिया, डेटर्स टू बी आर। तो सर ये तो पैसा डुबा देगा ना, बिल डिसऑनर कर दिया, ये जरूरी नहीं है, बिल डिसऑनर किया है, डुबा देगा ये जरूरी नहीं है, बिल डिसऑनर हो गया। मान लो उतना तारीख को गए, उसके पास वो मिला ही नहीं, बोल के डिसऑनर हो गया, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन सर अगर इसके बाद बैड डेट हो गया तो बैड डेट का तो चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, बैड डेट का अकाउंटिंग कर दीजिएगा, बैड डेट टू डेटर का एंट्री मार के। सर प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना पड़ा तो उसका चैप्टर पढ़ चुके हैं, कर दीजिएगा एंट्री, वो अभी इसके साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो वापस से डेटर खड़ा हो गया, समझ लो बी आर खत्म हो गया। और तीसरा ऑप्शन ये है, ऐसे तो और भी ऑप्शन हैं पर 3 मेन ऑप्शन है। एक बी पैसा दे दिया, एक बी डिसऑनर कर दिया तो डेटर वापस खड़ा हो गया, एक ए डिस्काउंट करा लिया पहले ही। सर ये क्या होता है? कुछ नहीं, ए 3 महीना पहले ही, 1 महीना बाद या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 30 दिन बाद, मान लो बिल 3 महीना का है 3 महीना बाद बी ए को पैसा देगा, तो 1 महीना बाद ही बी गया, ए गया बैंक के पास और बैंक को बोला हमको ये वाला पैसा चाहिए वापस। तो बैंक बोला 2 महीना का इंटरेस्ट काट करके पैसा ले जाओ हमसे, और ये अलाउड है। और मान लो 2 महीना का इंटरेस्ट जो है बैंक बोला 12% करके हम लेंगे। अब 1000 रुपया का बिल है, 12% का इंटरेस्ट है, 120 रुपया बनता है, इंटू 2/12 माने 20 रुपया। तो ए ने डिस्काउंट अगर कराया तो बैंक जो है ना वो ए को 980 रुपीज दे देगा, ए डिस्काउंट अपने पीएल में डेबिट कर देगा 20 रुपया, टू बिल्स रिसीवेबल हो गया 1000 रुपया।
जनरली ना बच्चों ये तीन चीज होती है, या तो बी पैसा देता है, या बी डिजॉनर करता है, या ए डिस्काउंट करा लेता है बिल को। अब इंपॉर्टेंट बात ये बोलूंगा मैं, ध्यान देना, अगर ए ने डिस्काउंट करा लिया बिल को, बिल जिंदा है कि नहीं बताओ? जिंदा है। किसके पास है बिल? बैंक के पास है। 2 महीना बाद बैंक बी से कलेक्ट करने जाएगा और बी को पेमेंट करना पड़ेगा। बी अपना बुक्स में बिल्स पेएबल टू बैंक लिखेगा, बिकॉज बी के बुक्स में बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। वो अभी तक तुमको अकाउंटिंग सिखाए नहीं है, थोड़ी देर बाद सिखाएंगे। पर बी को पेमेंट करना है। पर मान लो अगर बी ने पेमेंट कर दिया, तब तो स्टोरी खत्म, बैंक को पैसा मिल गया, मेरा काम भी खत्म, हमको पैसा मिल ही गया था। हम ये है, मान लो हमको तो पहले ही पैसा मिल गया था, 20 रुपए मेरा लॉस है, हम पीएल में डाल दीजिए, 980 रुपए मेरे को पहले ही मिल गया, तो हम ले भी लिए। और बी ने बैंक को पैसा चुका भी दिया, बिकॉज अब बैंक को ही पैसा चुकाना था। पर मान लो बी उस बिल को बैंक को डिजॉनर कर देता है, बैंक को बी पैसा नहीं देता है, तो क्या बैंक मेरा गिरेबान पकड़ेगा? आंसर इज यस। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है मेरा। बिल्स रिसीवेबल या बिल्स डिस्काउंटेड विच इज नॉट येट मैच्योर्ड इज ए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कंपनी बैलेंस शीट में पढ़े होंगे आप लोग, नहीं तो पढ़ोगे। बी पैसा नहीं चुकाएगा तो हमको चुकाना पड़ेगा, दैट मीन्स इट इज कॉन्टिंजेंसी। एंड ऑन मी, ऑन ए, आई एम ए, मेरे ऊपर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, मेरे को नोट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा जब तक वो बिल मैच्योर नहीं होगा। मान लो 3 महीना का बिल है, तो 1 महीना बाद हम डिस्काउंट कराए, तो मान लो 1 महीना 20 दिन के बाद मेरे को बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट में नोट्स ऑन अकाउंट्स में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी 1000 रुपए दिखाना पड़ेगा, बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड, क्योंकि मेरे माथे में टेंशन है, बी पैसा नहीं दिया, मेरे को देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा नोट्स में। अच्छा, प्रॉब्लम कब होता है कि मान लो हम डिस्काउंट तो करा लिए, हम ये हैं, और 3 महीना बाद, यहां से बोलूं तो 3 महीना नहीं तो डिस्काउंटिंग के 2 महीना बाद अगर बी डिजॉनर कर दिया, तो बैंक मेरा गिरेबान पकड़ेगा क्या? यस। तो सर फिर हम क्या एंट्री मारेंगे? और 2 महीना बाद हम वापस से डेटर को यानी बी को डेबिट कर देंगे कि बी बाबू पैसा पाएंगे तुमसे, और टू बैंक लिखेंगे, क्योंकि बैंक हमसे पैसा ले लेगा। तो ये समझ लो कि हमको पैसा मिला था डिस्काउंट कराने की वजह से, अब हमको पैसा लौटाना पड़ गया, और अभी भी हम बी से वापस से पैसा पाते हैं। और उसके बाद बी जब हमको पैसा देगा तो बैंक टू बी लिखना पड़ेगा, बैंक टू डेटर, क्योंकि अब बी आर नहीं है। फिर ये भी हो सकता है बैंक बोलेगा कि पुराना बी आर को खत्म कर दे, नया बी आर हम आपको इशू कर देते हैं, हम लेंगे नहीं लेंगे, नोटिंग चार्जेस वगैरह वगैरह सब लफड़ा है। बट ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, डेटर्स टू बैंक वाली, कि हमको बैंक को पैसा चुकाना पड़ेगा और हमको डेटर्स वापस से डेबिट करना है। तो डेटर्स टू बैंक का एंट्री होता है। अब ध्यान से समझो, अगर पैसा मिल गया कैश टू बी आर, अगर डिजॉनर हो गया डेटर टू बी आर, अगर हम डिस्काउंट करा लिए तो बैंक डिस्काउंट डेबिट टू बी आर, डिस्काउंटेड बिल अगर बाद में डिजॉनर हुआ तो डेटर्स टू बैंक। ये सारे जर्नल आपके पहले भी पढ़े हुए होंगे, अभी आप मेरे साथ बैठ के पढ़ ही रहे हो। अब इस स्टोरी को क्लोज करता हूं, थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे स्टोरी को लेके जाता हूं। अगेन मान लीजिए वही ए है, वही बी है, वही 1000 है, वही सेल है, वही बिल है। ए के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल पड़ा है 1000 रुपया, ए के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल पड़ा है 1000 रुपया। ए ऐसा भी कर सकता है कि ए बिल को बैंकर को दे दिया, अपने बैंकर को बोला मैच्योरिटी डेट के वक्त जाके कलेक्शन कर लीजिएगा, बिल के खो जाने का डर रहता है, बच्चा उच्चा फाड़ फूड़ देगा। तो बोलकर के ए ने बैंक को, 3 महीना बाद का बिल था, ए ने बैंक को बोला बॉस ये लो बिल का आप कलेक्ट कर दीजिएगा, 3 महीना बाद हमको पैसा दे दीजिएगा, आप अपना कलेक्शन चार्ज जो लेंगे ले लीजिएगा। अगर ये सब सीन आता है तो आपकी बुक्स में बिल्स रिसीवेबल है, तो उसको हटा करके एक नया नाम से एसेट खड़े कर दीजिए, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट। कई लोग तो ये एंट्री मारते भी नहीं है, बिल्स फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल। बोला बिल्स रिसीवेबल ही तो है रे बाबा, बैंक मेरा एजेंट ही तो है, बैंक को ही तो दिए हैं, तो नाम चेंज करने का भी क्या है, बिल्स बिल सेम ही तो है,
खाली फॉर कलेक्शन लिखा और रिसीवेबल है, बात तो एक ही बराबर है। तो सम पीपल पास दिस एंट्री, सम पीपल डोंट। तो अगर हमने, आप लोग कर दीजिएगा, आप लोगों के सीएमए में बुक्स में लिखा हुआ है, तो अगर हम अपना बिल बैंकर को दे दिए कि बॉस यू कलेक्ट इट आफ्टर द ड्यू डेट, तो हम एक एंट्री मार देंगे बिल्स फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल, वही है, बिल ही है। और फिर जब पैसा मिल जाएगा तो कैश टू बिल्स फॉर कलेक्शन कर देंगे। तो ये 4 स्टोरी, क्या क्या बोलिए, पैसा मिल जाएगा बी से, ये वाला रिपीट कर रहा हूं, डिजॉनर कर देगा ये वाला, डिस्काउंट कर देंगे ये वाला, कलेक्शन के लिए दे दिए ये वाला। अब एक 5वां स्टोरी भी है कि मान लीजिए मेरे पास बिल है 1000 रुपया का, बी वाला ही बिल है, हम अपने क्रेडिटर को इंडोर्स कर सकते हैं। साला ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मेरे को अलाउ करता है कि मेरा कोई क्रेडिटर है, मेरे पास तो बिल्स रिसीवेबल नाम का एक एसेट है 1000 रुपया का, है ना, तो जैसे बी मेरे को बिल दिया ना, हम वही वाला बिल मेरे किसी क्रेडिटर को दे देंगे। क्रेडिटर मेरा लायबिलिटी है ना, उसको चुकाना है ना, 1000 रुपया का बिल दे देंगे। तो अगर हम एंडोर्स कर दिए बिल को, माई जर्नल एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब जरा सोचिए क्या सीन हुआ, डेटर हमको बिल दिया था, डेटर हम क्लोज कर दिए थे, बिल हम क्रेडिटर को दे दिए तो बिल भी क्लोज हो गया, और क्रेडिटर जो मेरे लायबिलिटी साइड में था डेबिट होके वो भी क्लोज हो गया। मतलब मेरे बैलेंस शीट में ना तो डेटर है, ना क्रेडिटर है, ना बिल है। डेटर से हम पैसा पाते थे, वो बिल दिया, खत्म। क्रेडिटर को मुझे पैसा देना था, मैंने उसको बिल दे दिया, क्रेडिटर भी खत्म, बिल भी खत्म, मेरे पास कुछ नहीं है, कागज का टुकड़ा, प्रॉमिस आया, प्रॉमिस कर दिए, वही वाला प्रॉमिस किसी दूसरे को दे दिए, कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है, फैंटास्टिक। अब बी की जिम्मेदारी है, बी की, कि मेरे क्रेडिटर, मान लो क्रेडिटर का नाम सुनील है, कि वो मेरे क्रेडिटर को पैसा चुका दे। अगर वो पैसा चुका दिया तो मुझे कुछ नहीं करना, एवरीथिंग इज क्लोज्ड, फिनिश्ड, द एंड। लेकिन अगर वो पैसा नहीं चुकाया, अगर उसने डिजॉनर कर दिया बिल को, बी ने क्रेडिटर को पैसा नहीं दिया, सुनील को पैसा नहीं दिया, तो सुनील मेरे से वापस से पैसा मांगेगा या नहीं मांगेगा? मांगेगा, चिल्लाएगा, 2 बात और सुनाएगा गाली, कैसा कैसा आदमी का बिल पकड़ा देते हैं। क्यों देते हैं ऐसा बिल? अपना बिल दे दीजिएगा साइन करके, बट ठीक है, पहले ये सिखा देते हैं। तो अगर मेरे क्रेडिटर को मैंने जो बिल दिया था, मेरे डेटर वाला, अगर वो डिजॉनर हो जाता है तो मेरे को मेरी बुक्स में जो क्रेडिटर खत्म कर दिए थे वापस से खड़ा करना होगा टू क्रेडिटर, और जो डेटर खत्म कर दिए थे वापस से डेटर खड़ा करना पड़ेगा। बीआर क्यों नहीं खड़ा कर सकते? बिकॉज बीआर का तो मैच्योरिटी आ गया, खत्म आ गया, डी एंड हो गया। तो हमको वापस से एक एंट्री मारनी पड़ेगी, डेटर्स टू क्रेडिटर्स। ये कब होता है? जब हम लोग एंडोर्स बिल को, हम लोग किसी को एंडोर्स कर देते हैं और वो बिल डिजॉनर हो जाता है। तो टू मेनी थिंग्स, शॉर्टकट में बहुत सारा बोल दिए, प्रैक्टिस सम करा के करा देंगे, डरना मत। रिवीजन मेरे बुक में सारा जर्नल लिखा हुआ है, एक एक करके उस कॉपी से, बुक से जर्नल पढ़ लेना। ऐसे उतना स्पीड से भी नहीं पढ़ा है, आपको समझ में आ रहा होगा। आपको लिखने नहीं दिए इसलिए कि टाइम वेस्ट होगा, आप सब कुछ बुक में लिखा हुआ है। अब इसमें छठा चीज भी है, 6th, और वो लास्ट है कि मान लीजिए मेरे पास एक बिल है, 1000 रुपया का असेट है, बी हमको देगा पैसा 3 महीना बाद। 1 महीना बाद बी आया, बोला हम इस बिल को रिटायर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? रिटायर करना चाहते हैं, जल्दी पे करना चाहते हैं। कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? हम बोले मिल जाएगा। बोला 2 महीना जल्दी पे कर रहे हैं। हम बोले मालूम है। कितना डिस्काउंट देंगे? हम बोले 12%। परसेंटेज कुछ भी हो तो 12% मान लो, डिस्काउंट 20 रुपया बनता है, तो हमको पहले पैसा मिल जाएगा। हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 980, डिस्काउंट या रिबेट बोल दो, जो भी नाम दे दो, 20 टू बिल्स रिसीवेबल। ऑलमोस्ट लाइक ए डिस्काउंट, जो डिस्काउंटिंग जो मैं बैंक से नहीं कराया, क्या ऑलमोस्ट द सेम थिंग। मेरे को पहले पैसा मिलना था, उस पुराने वाले केस में हमको बैंक पैसा दे रहा था, अभी हमको पार्टी ही बोल रहा हम रिटायर कर देते हैं बिल, तो हो गया, स्टोरी ओवर, रिटायर हो गया, दी एंड हो गया। तो पहले पैसा अगर क्रेडिटर देना चाहे, सॉरी डेटर देना चाहे क्रेडिटर को,
तो उसको रिबेट भी मिल जाता है, इसको बोलते हैं रिटायरिंग। तो टोटल मिलाकर के बच्चों ये 6 चीजें होती हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूं, डेटर पैसा दे देता है ड्यू डेट में, डेटर डिजॉनर कर देता है, क्रेडिटर जिसके पास बिल है बैंक से डिस्काउंट करा लेता है, क्रेडिटर इंडोर्स कर देता है किसी दूसरे क्रेडिटर को, क्रेडिटर बैंक को दे देता है कलेक्शन के लिए, और लास्ट वाला था डेटर पहले रिटायर कर देता है। इतना सारा चीज जब एक साथ पढ़ा के इतना सारा जर्नल एंट्री मारते हैं तो कंफ्यूजन होगा ही होगा। कंफ्यूजन की क्लैरिटी, इतना सिंपल चैप्टर है कि जब हम लोग सम करने बैठेंगे तो आपको आराम से होती चली जाएगी। अब इसमें एक स्टोरी है, एंड दैट इज ऑफ नोटिंग चार्जेस। क्या स्टोरी है नोटिंग चार्जेस की? अगर कभी भी बिल डिसऑनर होता है, क्या बोला? अगर कभी भी बिल डिसऑनर होता है या बिल अगर मान लो नया बनाने के लिए बी बोलता है तो नोटरी का नोटिंग चार्जेस लगता है 10-20 रुपया। जनरली जब बिल डिसऑनर होता है ना और बैंक के पास अगर वो बिल है तो बैंक नोटिंग चार्ज हम लोगों से लेता है। तो बैंक हम लोगों से, हम मतलब ए, हम लोगों से नोटिंग चार्ज लेगा ना तो हम लोग बी से नोटिंग चार्ज लेंगे। तो अगर बिल डिसऑनर हो गया और कुछ नोटिंग चार्ज हमें देना पड़ा तो हम एंट्री मारेंगे बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। मान लो 10 रुपया देना पड़ा तो बी टू कैश। मेरा लॉस नहीं है, नोटिंग चार्ज इज ए लॉस ऑफ बी। बी अपना बुक्स में नोटिंग चार्ज टू ए लिखेगा, हम लिखेंगे बी टू कैश क्योंकि हमको पेमेंट करना पड़ा बैंक को। तो अब हमको बी कितना रुपया देगा? ये 10 भी और वो वाला 1000 भी। तो नोटिंग चार्ज का अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो डरना मत, नोटिंग चार्ज उसको देना पड़ता है जिसकी गलती होती है। क्वेश्चन पेपर में क्लियर रहेगा। अगर क्लियर नहीं है क्वेश्चन पेपर में तो मान के चलिए नोटिंग चार्ज हमेशा बी 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 देगा। एक बार इतनी स्टोरी को रख करके मैं डिस्कशन को, थ्योरी वाले डिस्कशन को क्लोज करता हूं और आपके साथ 1-2 सम बनाता हूं छोटे छोटे। अभी अकोमोडेशन बिल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, वो बाद का स्टोरी है। आप मेरी बुक का पहला वाला सम देखिए, एकदम सिंपल तरीके का सम है। आइए बोर्ड पे देखते हैं। बुक में पढ़िए, 3 मिनट 2 मिनट आपके पास सम पढ़ने को है। सम पढ़िए, एंट्री मारिए। अच्छा, बी का बुक्स का अकाउंटिंग जो है ना मैं इसके साथ करवा दूंगा। अभी जब ए का करोगे ना तो बी का साइमल्टेनियसली आराम से मैं करवा दूंगा। देखिए, पूरे केस में क्वेश्चन पेपर में ये लिखा हुआ ही नहीं है कि लास्ट डेट में बिल ओनर हुआ या नहीं हुआ, बी ने पैसा दिया या नहीं दिया। तो हम लोग वो वाला अकाउंटिंग करेंगे ही नहीं। जितना जर्नल सम में देखने से क्लियर हो रहा है हम सिर्फ वही एंट्री करेंगे। 1 तारीख को बिल ड्रॉ हुआ, बिल 3 महीने के लिए था, बिल 1 लाख रुपया का था। बी ने बिल एक्सेप्ट किया, ए को दे दिया, ये रुपीस का साइन मान के चलिएगा। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए और बी इन द फॉलोइंग केसेस। इस 3 केस को मैं ए बी सी बोल देता हूं। ए, द बिल इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी, बी, द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, सी, द बिल इज एंडोज्ड। ठीक है, तो मैं 3 केस में पहला वाला केस बोलता हूं। केस ए, केस 1 कर देता हूं। ए बी पार्टी का नाम है। ए को बिल मिला डेटर से, ए क्या एंट्री मारेगा? ये बुक्स ऑफ ए।
ए मारेगा एंट्री BR टू डेटर, डेटर का नाम हमारे बुक्स में बी है, तो BR टू बी, अमाउंट इज 1 लाख। अब तुम सोचो बी के बुक्स में क्या सीन है, बुक्स ऑफ बी, खुद अंदाजा लगा लो। बी के बुक्स में ए नाम का क्रेडिटर है, वो ए को एक तरह से पेमेंट कर रहा है, तो द एंट्री विल बी ए अकाउंट डेबिट, और ये लिखेगा बिल्स पेएबल। तो ए नाम का जो क्रेडिटर था वो तो लायबिलिटी खत्म हो गई, उसकी जगह एक और लायबिलिटी खड़ी होगी जिसका नाम है बिल्स पेएबल। अब ये जो बिल है बच्चों, एक ही बिल है, कभी भी ये गलती मत करना, ये कंफ्यूजन मत करना कि यहां 2 ठो बिल है। ए का बुक में बिल्स रिसीवेबल, बी का बुक्स में बिल्स पेएबल, 2 बिल है ना, एक ही बिल है। वो बिल अभी ए के पास है, बी ने साइन किया, बी ने एक्सेप्ट किया, इसलिए बी बोलता है मेरा बिल्स पेएबल है, ए को मिला इसलिए वो बोलता है मेरा बिल्स रिसीवेबल है, बात एक ही है, एक ही बिल है। अब ये बिल मैच्योरिटी तक ए रखता है, इसका मतलब इसका मैच्योरिटी तक अब कुछ नहीं होना, इसकी बुक में भी मैच्योरिटी तक अब कुछ नहीं होना। अब मैच्योरिटी के बाद पेमेंट हो, डिसऑनर हो, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो ये केस यहीं पे खत्म। अब आइए केस 2, इसमें क्या हुआ, बिल मिला और बिल को ए ने तुरंत डिस्काउंट करा लिया। तो अगर बिल मिला तो ये जो एंट्री है, पहली वाली एंट्री, फर्स्ट वाली, ये एंट्री तो बिल मिलने पे होगी ही, मैं रिपीट कर देता हूं, बिल्स रिसीवेबल टू बी हो गई ₹1,00,000 की। अच्छा, इसमें ग्रेस पीरियड का 3 दिन वाला ग्रेस पीरियड का लफड़ा तो आप लोगों को मालूम है ना, कि जो 3 महीने का अगर बिल रहता है तो ड्यू डेट में 3 दिन का ग्रेस मिलता है, माने आपको पेमेंट 3 महीना 3 दिन बाद करना है, वो मालूम है ना, वो 1-2 सम कराने के बाद हम आपको बता देंगे। तो बिल्स रिसीवेबल टू बी हो गया ₹1,00,000। अब क्या हुआ, इस बिल को हम लोग तुरंत बैंक से डिस्काउंट करा लिए, तो हमें पैसे मिल जाएंगे। हम लोग ये हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स है ₹1,00,000 का, 6% का डिस्काउंट है 3 महीना का, ₹1,500 का डिस्काउंट है, 98,500 हम लोगों को मिल गया। अच्छा, इसमें अगर आप लोग डेट को लेकर के आए तो मैं मंथ के हिसाब से सम बना दे रहा हूं इमीडिएटली 3 महीना। इसमें अगर आप डेट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करोगे ना, तो 3 महीना 3 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फिर वो आपको पूरा डेज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 दिन, 31 दिन, उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन देख करके क्लियर हो जाता है कि इसमें डेट रेलेवेंट है कि नहीं है। फिर वो 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, लीप ईयर, सीप ईयर, सब उसको आप लोग केयर कर लीजिएगा। अब बिल खत्म, हम लोग बैंक से डिस्काउंट करा लिए, इतना ही पूछा है। अच्छा, बी की बुक्स में जो बी ने बिल्स पेएबल इशू किया तो ए टू बीपी तो लिखेगा ही। अब अगर ए ने बिल को डिस्काउंट कराया है बैंक से, 20 को उससे कोई मतलब नहीं है। अब बी के पास बैंक पैसा लेने आएगा 3 महीना बाद, दे देगा वो पैसा, उसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। तो इस चीज का, ये जो डिस्काउंटिंग है, इसका कोई कोरेस्पोंडिंग बी के बुक में एंट्री नहीं होता है। ध्यान से समझो, इसका कोई कोरेस्पोंडिंग एंट्री, बिल डिस्काउंट ए ने कराया, बैंक से कराया, उसमें बी क्या कर लेगा, तो इसका कोई कोरेस्पोंडिंग एंट्री बी की बुक्स में नहीं होता है। अब आप केस 3 समझिए। केस 3 में पहला वाला एंट्री तो कॉमन है, मैं एक बार फिर से मार देता हूं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट ₹1,00,000।
इधर में ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट ₹1,00,000। ये मैं जानबूझ के रिपीट करके मार दिया, केस ए, केस 2, केस 1, केस 2, केस 3 करके। अब इसी बिल को ए ने क्या किया, एंडोर्स कर दिया सी को, और एंडोर्स किया ना बच्चों, तो सी पाता था ₹1,05,000, और उसको ₹1,00,000 का बिल देकर के 5,000 का डिस्काउंट इनकम अर्न कर लिया। कौन? ए के पास बिल था ना बी का, तो वो बिल देकर के 5,000 का डिस्काउंट अर्न कर लिया, क्योंकि 1,05,000 की लाइबिलिटी थी। तो वो ए का लफड़ा है। ए क्या एंट्री मारेगा, सी अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू बिल्स रिसीवेबल 1,00,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000। ये बड़ा सिंपल है। मतलब एक साथ सारा पढ़ाते वक्त लगेगा कि यार कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, लेकिन जब पढ़ने बैठोगे तो कोई टेंशन नहीं है। अब क्योंकि ए ने बिल सी को दिया है, बी को उससे कोई मतलब नहीं है, तो बी इस चीज के लिए कोई एंट्री पास नहीं करेगा। हां, लेकिन बी के पास अब सोचो मैच्योरिटी के वक्त बिल लेकर आएगा कौन? बिल है किसके पास? सी के पास। तो वो बिल सी लेकर के आएगा और बी से मांगेगा पैसा, और बी को वो पैसा बी हैज टू पे टू सी, और वो ₹1,00,000 का ही बिल है, ₹1,00,000 चुकाना है। तो सर सी तो बेवकूफ बन गया। नहीं, सी को बिल मिल रहा है, सी ने डिस्काउंट दिया है, आप उसमें सी सोचेगा, बेवकूफी कुछ नहीं है। तो इस तरह से बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया। इस तरह का 3-4 क्वेश्चन का हम लोग जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़ा कंफर्टेबल लगेगा आपको, चैप्टर में कोई जान नहीं लगेगा, एकदम सिंपल है। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग जरा ग्रेस पीरियड का बात कर लें। क्या स्टोरी है ग्रेस पीरियड का? कि मान लो बिल अगर ड्रॉ हुआ 11 जून 2021 को, कब? 11 जून 2021, और बिल 3 महीना का है, तो 3 महीना कॉल टेन्योर ऑफ द बिल। तो इस बिल का पेमेंट कब होगा? 3 महीना बाद। तो इसमें 3 महीना रहने से ऐसे कैलकुलेट होता है, 11 जून, 11 जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आप बोलेंगे 11 सितंबर 2021, दिस इज द ड्यू डेट। नो, ग्रेस पीरियड 3 दिन का ऐड होता है। तो आप बोलेंगे 11, तो 12, 13, 14 इज द आंसर। 14, 9, 21 इज द आंसर। सो क्लोज। बी के पास, बी ने अगर ये बिल एक्सेप्ट किया है, ए को पैसा मिलेगा। बिल एक्सेप्ट 11 जून को हुआ। एक बार माना ड्राइंग और एक्सेप्टेंस का डेट सेम था, जिस दिन ड्रॉ हुआ उसी दिन एक्सेप्ट हुआ बिल, जनरली ऐसे ही होता है। तो 3 महीना बाद माने 11/9 नहीं, 14/9 को पेमेंट होगा। बी को 14/9 तक का हिसाब किताब है। बी 14/9 को दे सकता है, 11/9 को भी दे सकता है, बी पहले भी पैसा दे सकता है, रिटायर भी कर सकता है, पर 14/9 इज द लास्ट डेट। उस दिन नहीं दिया तो बिल डिजॉनर माना जाएगा, फिर एक के पास कोर्ट में जाने का फैसिलिटी रहेगा। बट 14/9 ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर 14/9 छुट्टी है तो 13/9, एक दिन पहले। पर 14/9 अगर संडे है या कोई गेजेटेड हॉलीडे है तब 13/9। पर 14/9 सडन हॉलीडे हो गया, कोविड टाइप का, कोरोना टाइप का हॉलीडे आ गया, तो फिर 15/9। सर कोरोना में तो फिर 15/9 भी कहां से करेंगे? कोरोना में तो लॉकडाउन हो गया, 16/9, 17/9, 18/9, तो जब लॉकडाउन खुलेगा उतना 9। सडन हॉलीडे होने से नेक्स्ट डे, नॉर्मल हॉलीडे होने से प्रीसीडिंग डे। ये सब ग्रेस ग्रास का चक्कर आप लोग पढ़ लीजिएगा प्लीज, ये योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बता तो दिया अच्छे से, 3 दिन ऐड करना है। अच्छा, इसमें भी जरा पड़ा है, जैसे 11 जून के बाद 3 महीना है तो 11/9, 11/9, 12, 13, 14/9, 14 तारीख ड्यू डेट है। अगर इस 3 महीना का जगह 90 डेज होगा तो फिर डे वाइज कैलकुलेट होगा। जैसे जून के बाद जुलाई और अगस्त,
31 दिन का है, तो वो 11/9 की जगह 9/9 आ जाएगा, 9/9 2 दिन पहले, क्योंकि जून तो 30 दिन का है, तो 11 जून के बाद 30 दिन 11 जुलाई। पर 11 जुलाई के बाद 30 दिन 10 अगस्त, और 10 अगस्त के बाद 30 दिन 9/9 9/9 हो जाएगा वो डेट, और 9/9 हो गया तो फिर वो 3 दिन और करोगे, 10, 11, 12/9। तो साला डे वे का जो लफड़ा है ना, वो सब कैलकुलेट करने में प्लीज मेरा फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट है, यू डू इट, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाउंडेशन में 11th 12th में खूब किया होगा, काम कर लेना। मेरे को आगे का लेवल पे डिस्कशन करने दो प्लीज। अब भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, 3 मिनट के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। हो गया, आइए पढ़ते हैं। Sagar purchased goods worth 1000 from Ravi. Ravi is the seller, for which the latter drew a bill on the former payable after 1 month. Okay. Sagar accepted it and returned it to Ravi. Okay. Ravi gave it to Kamal. Kamal gave it to Amal. Amal discounted with SBI with 6%. On maturity, the bill was dishonored. Noting charges being 10 rupees. आप देखो ये नोटिंग चार्ज साला पे कौन किया है, सब में नहीं बताया। पहले पे कौन किया है? अच्छा, रिकवर ओब्वियसली रिकवर उससे होगा जिसकी गलती है, और गलती यहां उसकी होती है जो बिल डिजॉनर करता है, और डिजॉनर इस सब में बिल किसने किया है? सागर ने। तो लॉस सागर का होगा, जिसने भी पे किया वो सागर से रिकवर कर लेगा। पर ये कैसे प्रोसेस से रिकवर होता है मैं आपको दिखाता हूं। आइए मैं आपको बताता हूं। पहले मैं नोटिंग चार्ज के बारे में बताता हूं। अगर ये नोटिंग चार्ज 10 रुपया है और सब में कुछ भी नहीं बोला है कि नोटिंग चार्ज किसने पे किया, तो आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पे किया होगा। अब आप ये समझ लो एसबीआई वो पैसा
अमल से लेगा, अमल वो पैसा कमल से लेगा, कमल वो पैसा रवि से लेगा, और रवि वो पैसा सागर से लेगा। मैं 10 रुपए का बात बोल रहा हूं, मैं रिपीट करता हूं। एसबीआई वो पैसा अमल से लेगा, अमल वो पैसा कमल से लेगा, कमल वो पैसा रवि से लेगा, रवि वो पैसा सागर से लेगा। लॉस लेकिन सागर का है, पेमेंट लेकिन एसबीआई ने किया है, तो घुमा करके एसबीआई को पैसा मिल जाएगा। बाकी सारे मीडियम बनेंगे, रवि भी, कमल भी, अमल भी। अल्टीमेट लॉस सागर का, और गेन किसी का भी नहीं, गेन नोटरी का। बैंक का भी कोई गेन नहीं है, बैंक तो पे किया, बैंक ले लेगा 10 रुपया। लॉस सिर्फ सागर का। खैर, हम लोगों को बुक्स ऑफ रवि बनाने बोला है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले रवि ने गुड सेल किया। रवि ने अगर गुड सेल किया तो एंट्री क्या होगी? सागर अकाउंट डेबिट डेटर टू सेल्स, अमाउंट 1000। डेटर टू सेल बचपन से किए हो। अब इसके अगेंस्ट में बिल मिल गया तो एंट्री आप जानते हो, बी आर अकाउंट डेबिट टू सागर। अब ये बिल हम लोग रवि हैं, हम लोगों ने किसको दे दिया? कमल को। तो कमल अपनी बुक्स में लाइबिलिटी में था, लाइबिलिटी कमल की खत्म। कमल अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब सोचो, अपने बुक में सागर भी 0, बिल भी 0, कमल भी 0। अच्छा, फिर कमल ने बिल अमल को दिया, अपने लिए मतलब नहीं, अपने पास, अपने नजर में कमल के पास ही है। फिर अमल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, अपने को मतलब नहीं है। अभी बिल बैंक के पास है। अब बैंक फिर पैसा मांगने गया सागर से, बैंक डिजॉनर कर दिया, सॉरी सागर डिजॉनर कर दिया। तो बैंक पहले अमल का गला पकड़ेगा, अमल से 1010 लेगा, 1010 लेगा बैंक। अमल कमल से 1010 लेगा। बोला यार किसका बिल दिया बे? 1010। कमल मेरे से 1010 लेगा, हम रवि, और हम 1010 लेंगे सागर से। तो अब हमको खाली 1010 का एंट्री करना है नया। सागर अकाउंट को वापस से डेबिट करो, बट नॉट विथ 1000 बट 1010, और टू कमल लिखो, एंड नॉट विथ 1000 बट 1010। तो सर आप कमल को अभी तुरंत पैसा दे देंगे? आंसर इज वो तो जब भी डेट आएगा दे देंगे, उसका सम में डिटेल नहीं दिया है। पर ये 4 एंट्री इंटरेस्टिंग है। 10 रुपया का नोटिंग चार्ज का स्टोरी समझे कि नहीं बताओ? हु पेड एंड अल्टीमेटली इट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हुम? एसबीआई पेड टू द नोटरी, अल्टीमेटली रिकवर्ड फ्रॉम सागर। तो सर आप लोग बीच में, हम लोग कुछ नहीं देखना, 10 डेबिट 10 एक्स्ट्रा क्रेडिट। हम लोग का बुक में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं, ना तो मेरे बुक में कोई प्रॉफिट लॉस आएगा, ना कमल में, ना अमल में, ना ही एसबीआई में भी, क्योंकि एसबीआई 10 रुपया नोटरी को दिया, रिकवर कर लिया। लॉस होगा सागर का, वो 10 रुपया नोटरी को दिया, ऐसा समझा जाएगा। सो दिस सम इज ओवर इन द बुक्स ऑफ रवि, इट्स फिनिश्ड। अपना अगला सम है क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो।
बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, पढ़ो अच्छे से। सुनील को पैसा देना था अनिल को। सुनील वॉज टू पे, ओड मीन सुनील वॉज टू पे। अनिल इज द क्रेडिटर, सुनील इज द डेटर। अनिल ड्रॉ द बिल, सुनील एक्सेप्टेड इट। अनिल के पास बिल आ गया वापस एक्सेप्ट के बाद। 15 दिन के बाद उसने डिस्काउंट करा लिया 12% के ब्याज पे। ड्यू डेट के टाइम पे बिल डिजोनर हो गया। देखो, बैंक पेड नोटिंग चार्ज ऑफ 100 रुपीज, तो बैंक हमसे ले लेगा क्योंकि हम डिस्काउंट कराए थे ना। हम यहां अनिल हैं, हम लोग अनिल हैं, पर हम लोग सुनील से लेंगे, हमारा लॉस नहीं है। बैंक हमसे लेगा, हम सुनील से ले लेंगे। सुनील फिर एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया 3 महीना के लिए, उसमें 3000 रुपए का इंटरेस्ट और ऐड हुआ, और ड्यू डेट के पहले सुनील ने बिल को रिटायर भी कर दिया, 500 रुपया उसको रिबेट भी मिला। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया चीज सीखने मिलेगा। सबसे पहले रिसीविंग द बिल, ड्यू ऑलरेडी सुनील के नाम का पड़ा हुआ है अपने बुक्स में, अपन अनिल का बुक सही है। अपने लोग अपने आप को अनिल समझ लो। तो सबसे पहले अपने लोगों को बिल मिला, किससे? सुनील से। तो टू सुनील लिख दो और बाई BR लिख दो। स्लो स्लो चलता हूं। बिल का अमाउंट है 80,000। सुनील का लाइबिलिटी खत्म, अपने पास बिल आ गया। हम लोगों ने क्या किया, बिल को 15 दिन के बाद डिस्काउंट करा लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। 80,000 का बिल था, 2.5 महीना का हिसाब कर ले रहे हैं विदाउट कंसिडरिंग ग्रेस। 80,000 इंटू 12% इंटू 2.5/12, 2,000, 78,000 रुपया हमको बैंक से मिल गया। ये मान लीजिए 1 अप्रैल, ये मान लीजिए 15 अप्रैल। फिर क्या हुआ, मैच्योरिटी डेट में बिल डिसऑनर हो गया। अच्छा, बिल अगर डिसऑनर हो गया तो पैसा हमें देना होगा बैंक को, क्योंकि हम लिए ना बैंक से, और बैंक को हमें 80,000 देना पड़ेगा। और इस केस में तो 80,100, क्योंकि बैंक हमसे नोटिंग चार्ज भी लिया। तो मैच्योरिटी डेट 30 जून पकड़ लेता हूं मैं। एंट्री मारूंगा मैं, सुनील अकाउंट डेबिट टू बैंक 80,100। ये इंटरेस्टिंग है। सुनील टू बैंक को समझो प्यार से। सुनील को 80,100 रुपया से डेबिट क्यों किया? हम पाएंगे 80,100, वाई नॉट 80, 100 रुपया भी तो लेंगे ना, बिकॉज हमको बैंक को 80,100 देना पड़ा ना, तो हम सुनील से 80,100 लेंगे। अब सुनील हमको 3,000 रुपए का इंटरेस्ट देगा, बोलता हमको और एक बिल दे दो, माने हमें और एक बिल साइन करके दे देते हैं 83,100 रुपीज का। 83,100, 3,000 का भी और 80,100 का भी। तो पहले हम तो इंटरेस्ट का एंट्री मार देते हैं, मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा। सुनील अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, एक साथ भी कर सकते थे 3,000, और तुरंत सुनील से एक बिल ले लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट 83,100। इस एंट्री का सिग्निफिकेंस बताओ। टू इंटरेस्ट लिख दिए तो मेरा इनकम हो गया।
टू इंटरेस्ट लिख दिए तो मेरा इनकम हो गया, और सुनील से बिल ले लिए, BR टू सुनील। अब मेरे पास वापस से BR आ गया। ये एंट्री मान लीजिए 1 जुलाई को, और उसके बाद कितना तारीख को आया वो मालूम नहीं, बट बिफोर द न्यू बिल बिकेम ड्यू, बिफोर इट बिकेम ड्यू, तारीख वारीख नहीं बताया है, 500 रुपए के रिबेट के साथ उसने पैसा बिल रिटायर कर दिया, तो नो डेट, सीधा एंट्री मारेंगे कैश अकाउंट डेबिट, 500 रुपए कम मिलेगा हमको, 83,100 माइनस 500, 82,600 कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, 500 रुपया टू बिल्स रिसीवेबल 83,100। आप लोग तो मेरे से पहले ही मार्क करके बैठे होंगे, एंट्री मार लो। ये सब थोड़ा ज्यादा बार कर लेने से या 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेने से ना, बाकी जो बड़े बड़े चैप्टर है ना, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ग्रुप 2 वगैरह में बड़ा काम आता है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। छह तक प्रैक्टिस समय 7 और 8 अकोमोडेशन बिल का है, 6 तक प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी कौन सा बनाएंगे? 3 हो गया ना, 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। बाला, काला, लाला, साला नाम ऐसा दे दिया है कि पूरा है गड़बड़ घोटाला। ध्यान से करिएगा, कुछ रॉन्ग नहीं है, अच्छे से पढ़िएगा। बाला ने बिल ड्रॉ किया 1,20,000 का, लाला ने एक्सेप्ट किया, माने लाला डेटर है, बाला क्रेडिटर है, माने लाला को पे करना, लाला विल पे। बाला फिर उस बिल को काला को इंडोर्स कर दिया। फिर लाला पहले ही बाला के पास चला गया, बोला हमको रिन्यू करना है, पुराना बिल को कैंसिल करो, नया बिल मेरे से ले लो, और हमको 4 महीना बाद टाइम चाहिए, हम 4 महीना बाद पैसा दे पाएंगे। होता ही इसमें पुराना बिल कैंसिल करना पड़ता है, पुराना बिल का अपोजिट एंट्री मारना पड़ता है, फिर नया बिल एंट्री मारना पड़ता है, उसमें इंटरेस्ट अकाउंटिंग भी करना पड़ता है, हम इस सम से करा देंगे आपको। अच्छा, इधर में जो काला नाम का जो थर्ड पार्टी था,
उसको बाला ने तुरंत अपना पैसा चेक से दे दिया, ड्यू डेट पे बिल सेटल भी हो गया, पास जर्नल इन द बुक्स ऑफ बाला। मैं धीरे धीरे करके फिर लेजर भी बनाने बोला, बिल्स रिसीवेबल मैं बनवा देता हूं। सबसे पहले 1 अप्रैल को क्या हुआ, बुक्स ऑफ बाला, बाला को बिल मिला, एंट्रीज BR अकाउंट डेबिट टू लाला, एकदम सिंपल, प्रेशर मत लीजिएगा। 1,20,000 उसके बुक में बिल्स रिसीवेबल आ गया, लाला खत्म। क्या किया उसने 3-4 दिन के बाद, 5 अप्रैल को यही बिल उसने काला को दे दिया। काला तो काला पैसा पाता था, काला वाज ए क्रेडिटर इन आवर बुक्स। अच्छा VR बाला, ओके, सो काला वाज ए क्रेडिटर इन आवर बुक्स, बट काला वाज ए क्रेडिटर ऑफ 1,40,000 और हम उसको 1,20 का बिल देंगे तो क्या वो 20 हमको डिस्काउंट दे दिया? नहीं, उसको 20 हम लोग कैश में दिए। तो अब अपना एंट्री कैसा आएगा, काला अकाउंट डेबिट 1,40 टू बिल्स रिसीवेबल 1,20 टू कैश 20। अब सोचो, काला का जो लाइबिलिटी अपने लोगों की बुक्स में था वो 0, BR खत्म हो गया, BR हम लोग काला को दे दिया, बिल काला के पास है और अपना कैश पेमेंट हो गया। तो अपनी बुक्स में अब कोई असेट लाइबिलिटी बिल विल कुछ भी नहीं है। इन बिटवीन क्या हुआ, 25 तारीख को, 25 जुलाई, अगस्त में तो बिल मैच्योर होने वाला था, अगस्त 1 तारीख को, 25 जुलाई को वो आया कौन, लाला, और बोला बिल रिन्यू करा दो यार, बिल रिन्यू करा दो। तो हम पुराना बिल कैंसिल करने जा रहे थे, तो हम पुराना बिल जब कैंसिल करने जा रहे थे तो देखिए बिल मेरे पास ही नहीं है, काला के पास है। तो हमको उस दिन क्या एंट्री मारना पड़ेगा, 25 जुलाई को, ये काम 25 जुलाई को हो रहा है, हमको वापस से लाला को डेबिट करना पड़ेगा बुक में। तुम वापस से मेरा डेटर बन जा और वापस से हमको काला को क्रेडिट करना पड़ेगा कि भाई काला तू अभी भी पैसा पाएगा मेरे से, वो पुराना वाला बिल फाड़ के फेंक दे। तो हमको काला को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, काला दैट बिल इज कैंसिल्ड। तो हम काला को वापस से बुक में लाइबिलिटी खड़ा कर दिए और लाला को असेट खड़ा कर दिए। जो सीन पहले था वही अभी भी है। यहां पे जो सीन था ना इस जगह पे 1 अप्रैल के पहले, वही सीन यहां है, बस यहां काला 1,40 ने 1,20 है क्योंकि 20 हम उसको पेमेंट कर दिए थे। तो लाला काला वापस मेरी बुक्स में असेट और लाइबिलिटी, डेटर और क्रेडिटर खड़ा हो गया। फिर काला हमसे तुरंत पैसा मांग लिया तो काला को हम कैश पेमेंट कर दिए, चेक पेमेंट कर दिए। तो काला अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,20, उसको 1 तारीख को पैसा चाहिए था, 25 तारीख को हम उसको चेक पेमेंट करे खत्म कर दिए। अब काला का लाइबिलिटी मेरी बुक से खत्म और लाला से हम 1,20 पाते हैं। लाला बोला 1 अगस्त का एक ठो मेरे नया बिल ड्रॉ कर दो, पुराना बिल तो कैंसिल हो ही गया है, ड्रॉ कर दो, हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे। रेट उसने बताया 12% पर एनम, तो 4 महीना का 12% पर एनम करके रेट लगा दो। 1,20,000 इंटू 12%, 4 महीना 4,800 रुपया। ये इंटरेस्ट मेरा इनकम है और ये इनकम का पैसा हमको देगा कौन, लाला। तो लाला अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम 4,800। और BR अकाउंट डेबिट टू लाला 1,24,800। अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए, फाउंडेशन में तो किया ही होगा, एक बार और कर लो और क्या। BR अकाउंट डेबिट टू लाला 1,24,800। अब मेरे बुक में वापस से BR खड़ा हो गया। दिस वॉज ड्यूली सेटल्ड ऑन द ड्यू डेट।
पैसा मिल गया ड्यू डेट में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1,24,800। तो BRBP समझ में आ रहा है। 5 नंबर सम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर सम है। 5 नंबर सम में ABCD करके 4 ABCD लिखा हुआ नहीं, आप उसको ABCD करके समझिएगा। Past journal entries in the books of Hema for the following transactions। आप भी ना पहला वाला पढ़ के रुक जाइएगा। ये अलग सम है, ये A है, ये B है, ये C है, पीछे में अलग से D है। पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमा, अपने आप को हेमा समझ लो। अगर हेमा लड़की का नाम है, लड़की है तो हेमा समझ लो, लड़का है तो हेमंत समझ लो। हेमाज एक्सेप्टेंस टू नंदा, माने हेमा का बुक्स में बिल्स पेएबल है। एक्सेप्टेंस बोलते ही बिल्स पेएबल फॉर 5,000 रीन्यूड फॉर 3 months विथ एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हेमाज एक्सेप्टेंस टू नंदा, मान लो हम लोग का एक्सेप्टेंस है, हम लोग को किसी को पैसा देना था 5,000 रुपया, हम लोग ने बोला रिन्यू कर दो भाई, पुराना बिल कैंसिल करके नया बिल रिन्यू कर दो, हम 10% ब्याज दे देंगे। तो ये हम लोग रिन्यू करवा रहे हैं, हम लोगों को ब्याज लगेगा, हमारा खर्चा है ब्याज का। तो पहले तो पुराना बिल कैंसिल होगा, तो अपना बुक्स में बिल्स पेएबल था, अपन वापस पहले लिखेंगे बिल्स पेएबल टू नंदा। ध्यान रखना हेमाज एक्सेप्टेंस लिखा है, अपने बुक्स में बीपी है, ये पुराना बीपी कैंसिल हुआ, नोरेशन लिखना होगा एग्जाम में, ओल्ड बीपी कैंसिल्ड। अब इंटरेस्ट नंदा लेगी हमसे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू नंदा 10% करके 3 महीना का, तो 5,000 इंटू 10% इंटू 3/12, एक 125, और फिर हम लोग उसको नया बिल दे देंगे नंदा टू बीपी। पर ये जो बिल देंगे ये 5,125 रुपया का रहेगा। बोलो क्यों? क्योंकि नंदा अब हमसे सिर्फ 5,000 नहीं 125 रुपया भी पाती है, तो नंदा को हमें 5,125 रुपया का बिल देना पड़ेगा। बी, ये हो गया ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग समझ, छोटा 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 करके ना 2-3 तो सम पूछो, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। नलिनीज एक्सेप्टेंस टू हेमा, नलिनीज का बीपी है, माने हेमा का बुक में बीआर है 10,000 रुपया का, वाज रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट ए डिस्काउंट ऑफ 12%। ओ माने हम लोग हेमा है, हमारे पास बीआर है, और नलिनी ने वो रिटायर कर दिया, माने पहले पैसा दे दिया, तो हमको खाली पैसा मिलने का एंट्री मारना है। सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर। सोच के देखो, ये एकदम सिंपल है। अपने बुक्स में बीआर था 10,000 का, 1 महीना बाद पैसा मिलने वाला था, 1 महीना पैसे पहले पैसा मिल गया, तो हमारा को पैसा मिला, हम रिटायर नहीं किए, नलिनी ने रिटायर किया। पहले पैसा देने को रिटायरमेंट बोलते हैं। तो 1 महीना का हमसे
क्या रेट लगाया है? 12%। 100 रुपया, हमको 9,900 रुपया मिल जाएगा। रिबेट की जगह डिस्काउंट भी लिख सकते हो। अब आया सी नंबर, डिस्काउंटेड नतासाज एक्सेप्टेंस। अच्छा, नतासाज एक्सेप्टेंस, और नताशा का बीपी था, मेरे बुक में तो बीआर ही था। 4,000 का बीआर हमने डिस्काउंट करा लिया बैंक से, और प्लेन डिस्काउंट का एंट्री मारो। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। ये सिंपल प्लेन डिस्काउंटिंग का एंट्री करने बोला, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। नीला रिक्वेस्ट हेमा टू रिन्यू हर एक्सेप्टेंस फॉर 3500 फॉर 3 मंथ। हेमा एक्सेप्टेंस का ऑन द कंडीशन दैट इंटरेस्ट ऑफ 1000 वॉज पेड इन कैश विच नीला डिड। माने हम लोग के पास, हेमा हम लोग के पास बिल है किसी का, नीला का। नीला बोलती है उस बिल को रिन्यू कर दो। हम लोगों ने 1000 रुपया ब्याज का, 1000 तो नहीं 100 रुपया ब्याज का मांगा, तो हमारे पास बीआर है, हम रिन्यू कर देंगे, पर ब्याज हमको कैश में चाहिए, तो उसने कैश दे दिया। तो आप एंट्री मारो कैश टू इंटरेस्ट। ये हमें मिल गया, और अब हम पुराना बिल कैंसिल करके नया बिल इशू कर देंगे। तो पुराना बिल हम अगर कैंसिल करेंगे, मेरे पास बीआर है, तो हम लिखेंगे नीला टू बीआर, बीआर कैंसिल 3,500। ओल्ड बिल कैंसिल्ड, फिर बीआर टू नीला, न्यू बिल इशूड। इसमें मजा कब आता मैं आपको बता रहा हूं। मजा आता अगर ये कैश टू इंटरेस्ट नहीं लिख के नीला टू इंटरेस्ट लिखते तो, अगर वो ड्यू करा देती तो नया बिल फिर 3,500 नहीं, सोचो 3,600 का इशू होता। पुराना बिल तो 3500 कैंसिल होता, पर नया बिल फिर 3,600 का रेज करते ना हम लोग। बट ठीक है ना, ये भी क्या खराब है। और एक लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर ई। रिसीव्ड एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम गीता एंड इट वॉज एंडोर्स्ड टू सीता। 2 एंट्री करनी है। पहले रिसीव्ड एन एक्सेप्टेंस, तो हमको बिल मिला, बीआर अकाउंट डेबिट टू, नाम बोल गीता 1200, एंड देन एंडोर्स्ड इट टू सीता। सीता हमारी लाइबिलिटी है, खत्म कर दिए, सीता टू बीआर। गुड वन, बढ़िया सम था, प्रैक्टिस कर ली। 5 सम बनाए हम, एक और बना रहे हैं, 6 सम बनाएंगे आज। हाँ, 6 सम का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थ्योरी रीडिंग कर लीजिएगा। एकोमोडेशन बिल मत पढ़िएगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6। X bought goods from Y 4,000, Y draws a bill for 3 months accepted by X for this purpose. 1-3-13 X arranged to retire the bill at a rebate of 12% per annum. Show the entries in the books of X and Y. पहले बुक्स ऑफ X करते हैं, सिंपल है। X bought goods, purchase account debit,
टू वाई। वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। हम लोग एक्सेप्ट कर दिए बिल बीपी, एक्स ने एक्सेप्ट किया, एक्स देगा पैसा बीपी। 1 तारीख को हम लोग एक्स अरेंज टू रिटायर द बिल बीपी टू कैश टू रिबेट। 1 तारीख तो कितना दिन करे, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना, 1 महीना, 1 महीना का इंटरेस्ट। अच्छा, हम लोग लिख रहे हैं इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड ऑन मंथली बेसिस। डेली होने से फिर वो 1 महीना 3 दिन और फिर उसमें डे वे चक्कर हो जाएगा, तो मैं मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। ऑल्टरनेटिवली यू कैन कैलकुलेट इन ऑन डेली बेसिस ऑल्सो। डेली में वो 3 दिन उधर का भी हिसाब करना, फिर वो डेज वेज चेक कर लेना। 4000 इंटू 12% इंटू 1/12, ₹40। 4000, 3960, 40। BP to cash to rebate, books of Y। Y पहले सेल का एंट्री मारेगा, X अकाउंट डेबिट टू सेल्स। Y को बिल मिलेगा, BR अकाउंट डेबिट टू X। वक्त के पहले पैसा मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, अगर इसमें हम लोग डे वाइज कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, तो 1 मार्च से लेके 4 अप्रैल, ड्यू डेट तो 4 अप्रैल को आता ना। 1 अप्रैल माने 1 हो तो 2, 3, 4, तो 1 मार्च से 4 अप्रैल मतलब 31 दिन इधर, 4 दिन इधर, 35 दिन। तो आप बोलेंगे 4000 इंटू 12% इंटू 35/365, 46 रुपीज। ये सम 46 रुपीज करके भी बना सकते हो। डे वाइज कैलकुलेशन करना हो तो 46। 4 अप्रैल क्यों लिए पकड़े, समझे कि नहीं? 4 अप्रैल मैच्योरिटी डेट है, ड्यू डेट जिसको आप बोलते हो। तो ठीक है, इतना सम आज हम लोगों का बना। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। अगला क्लास में एकोमोडेशन बिल पढ़ेंगे, फिर अपने और बाकी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलो, बाय बाय।